तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ मैस्ले मैजिक एंड मसल के सीज़न 2 के एपिसोड नंबर 8 को। और दोस्तों मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, हमारी लास्ट सोलो लेवलिंग की वीडियो की रीच पता नहीं क्यों घट गई है। तो दोस्तों मुझे भी नहीं समझ में आ रहा आप क्या चाहते हो। मतलब यार मैं अपने एग्ज़ाम होते हुए भी वीडियोस डाल रहा हूँ, फिर भी आप लोग उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर नहीं कर रहे और लाइक नहीं कर रहे। मैं मानता हूँ मेरी स्टोरी पीछे चल रही है, लेकिन मैं जितना बना सकता हूँ उतना ही बनाऊंगा ना यार। मैं अपने एग्जाम्स और पढ़ाई को छोड़ के तो वीडियो नहीं बना सकता ना। बाय द वे चलिए वीडियो को शुरू करते हैं एक छोटे से रिकैप के साथ। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था मैस और मार्गरेट के बीच में एक घमासान युद्ध चालू हो चुका था। मार्गरेट अपने सेकंड स्पेल का इस्तेमाल कर देता है, जिससे काफी बड़ी सी बेल स्पॉन हो जाती है। मार्गरेट मैस से बोलता है, मैस तुम्हारे पास सिर्फ 1 मिनट है और 1 मिनट के बाद ये बेल जब बजना चालू होगी तो पूरी दुनिया हिलने लगेगी, तब तुम मेरा कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। और अगर तुम मुझे रोकना चाहते हो ऐसा करने से तो तुम्हें मेरी वॉन्ड को मुझसे छीनना होगा, जो तुम शायद ही कर पाओ क्योंकि मेरी स्पीड इस टाइम पे साउंड से भी तेज है। सभी दर्शकों को लगने लगता है कि मैस मार्गरेट की स्पीड को नहीं हरा पाएगा। तभी मैस स्टेडियम की जमीन को उखाड़ के फेंक देता है, जिससे कि मार्गरेट बिल्कुल हिल ना पाए। मार्गरेट देखता है मैस उसके तरफ सीधे बढ़ रहा है। मार्गरेट सोचता है कि वो राइट साइड जा सकता है या फिर लेफ्ट साइड। वो डिसाइड करता है वो पहले राइट जाएगा, लेकिन तभी मैस राइट मुड़ जाता है। मार्गरेट को लगता है कि मैस का बैटल आईक्यू काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन इस टाइम मार्गरेट काफ़ी तेज है, इसलिए वो लेफ्ट मुड़ता है, लेकिन मैस भी लेफ्ट मुड़ जाता है। असल में तो ये एक फेनोमेना की वजह से हो रहा था, जिसको बॉडी फेंट कहते हैं। मार्गरेट मन ही मन सोचने लगता है, मैस बॉडी फेंट का भी इस्तेमाल कर सकता है, ये बंदा काफी समझदार है। लेकिन मार्गरेट अपनी फुर्ती का इस्तेमाल करते हुए ऊपर उछलता है, लेकिन मैस उसकी शर्ट को पकड़ लेता है पीछे से। मार्गरेट ने जो बिल्कुल नहीं सोचा था, और मैस मार्गरेट की बॉन्ड को उससे छीनकर तोड़ देता है। इस तरीके से मार्गरेट इस बैटल को हार जाता है। सारे दर्शक आपस में बात करने लगते हैं कि क्या मैस बिना मैजिक पावर्स के भी एक डिवाइन विजनरी से ताकतवर है। सबके मन में यही सवाल था। तभी अचानक से आसमान में एक बहुत बड़ी दरार आ जाती है। तभी स्टेडियम में एक आवाज आती है, मैं आ गया। हमें दिखाया जाता है ये और कोई नहीं इनोसेंट ज़ीरो था। इनोसेंट ज़ीरो अपने काले जादू की मदद से समय को रोक देता है, जिससे कि वहाँ जो मैजिक इस्तेमाल नहीं कर सकता था वो भी रुक जाता है। मैस भी इस वजह से रुक जाता है। इनोसेंट ज़ीरो नीचे उतरता है और बोलता है, मेरे बच्चे कितने साल बीत गए तुम्हें देखे हुए, लेकिन तुम आज भी वैसे ही हो। तुम काफ़ी ताकतवर और सुंदर बन चुके हो मैस। मेरे बेटे चलो घर वापस चलते हैं, मैं तुम्हें एब्जॉर्ब कर लूँगा, फिर हम एक हो जाएंगे। तभी वॉलबर्ग बोलता है, रुक जाओ वहीं पास। तुम अगर एक कदम भी आगे बढ़े इनोसेंट ज़ीरो तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तभी इनोसेंट ज़ीरो का एक चमचा बोलता है, ये बुढ़ाऊ कौन है बे, और वो वॉलबर्ग के ऊपर हमला करने जाता है। तभी वॉलबर्ग अपनी कुल्हाड़ी से उसे काट देते हैं। वो बंदा अपनी मैजिक की वजह से बच जाता है। उस बंदे को रियलाइज हो जाता है कि ये बुढ़ा इंसान इतना कमज़ोर नहीं है, ये काफ़ी ताकतवर है। इनोसेंट ज़ीरो वॉलबर्ग से बोलता है, अरे रे मेरे बच्चों को डराओ मत, तुम ऐसा करोगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा वॉलबर्ग। वॉलबर्ग इनोसेंट ज़ीरो से बोलता है, असल में तुम चाहते क्या हो। इनोसेंट ज़ीरो बोलता है, ताकत, सुंदरता और दुनिया, मुझे यही चाहिए वॉलबर्ग। वॉलबर्ग बोलता है, तुम ये सब करके कितने लोगों की जान ले लोगे, तुम्हें पता है इनोसेंट ज़ीरो। इनोसेंट ज़ीरो बोलता है, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे जितने भी मेरे बच्चे हैं वो मेरे ही लिए बने हैं, तो मैं उन्हें अगर एब्जॉर्ब कर रहा हूँ या फिर अपने घर वापस ले जा रहा हूँ तो इससे किसी को दिक्कत थोड़ी ना होनी चाहिए। जिसके बाद वॉलबर्ग बोलता है, अगर तुम्हें मैस को यहाँ से ले जाना है तो तुम्हें मुझसे भिड़ना होगा। वॉलबर्ग
गॉड ऑफ स्काई यूरेनस को समन करता है और इनोसेंट जीरो गॉड ऑफ टाइम क्रोनोस को समन कर देता है। इनोसेंट जीरो और वॉलबर्ग आपस में लड़ाई चालू कर देते हैं। इनोसेंट जीरो वॉलबर्ग से बोलता है, अगर तुम मुझे मैस बॉन्डेड दे दो तो मैं किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। वॉलबर्ग बोलता है, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। जिसके बाद वॉलबर्ग सभी डिवाइन विजनरीज और मैस के साथियों से बोलता है कि वो स्टूडेंट्स की रक्षा करें। जिसके बाद सभी इनोसेंट जीरो के ज़ॉम्बीज से लड़ने लगते हैं। उनमें से एक ज़ॉम्बी की ताकत अकेले एक डबल लाइनर के बराबर थी, इसलिए ये फाइट उन लोगों के लिए काफ़ी भारी पड़ रही थी। हमें दिखाया जाता है वॉलबर्ग इनोसेंट जीरो को आसमान में ले जाता है, जिससे उनकी लड़ाई के बीच में कोई भी इंटरप्शन ना हो। जिसके बाद हमें सभी लोग दिखाए जाते हैं जो ज़ॉम्बीज से फाइट कर रहे थे। तभी डॉट की नज़र आसमान के ऊपर एक टावर पे जाती है। वो टावर काफ़ी ऊंचा था। डॉट देखता है कि उस टावर के ऊपर एक इंसान खड़ा हुआ है। असल में ये कोई और नहीं, वही बंदा था जो पिछली बार इनोसेंट जीरो के कहने पे मैस को लेने आया था। मैस जो रहता है वो उस टावर को गिरा कर ही इनोसेंट जीरो के उस चमचे को नीचे ले आता है। इनोसेंट जीरो का चमचा बोलता है, ओहो, तुमसे मिले काफ़ी दिन हो गए थे मैस, चलो आज यादें ताज़ा करते हैं। मैस बोलता है, क्या तुम एंट्रेंस एग्जाम में मेरे साथ बैठे थे? नहीं, तुम मेरे बगल में बैठे थे। इनोसेंट जीरो का चमचा सोचने लगता है, ये बंदा बात क्या कर रहा है, क्या ये मुझे भूल गया? इधर हमें बाकी के लोग दिखा जाते हैं जो अपने रिस्पेक्टिव मैजिक का इस्तेमाल करके इनोसेंट जीरो के ज़ॉम्बी से लड़ रहे थे। तभी डॉट की नज़र एक बच्चे पे जाती है। डॉट सोचता है, ये बच्चा यहाँ क्या कर रहा है? डॉट उस बच्चे के पास जाता है। तभी डॉट एक बच्चे में कन्वर्ट हो जाता है। डॉट को कुछ समझ में नहीं आता ये क्या हुआ। तभी वो बंदा बोलता है, मैं इनोसेंट जीरो के 6 क्रिमिनल केन्स में से एक हूँ। क्रिमिनल केन्स एक ऐसा ग्रुप था जिसको इनोसेंट जीरो ने बनाया था अपनी मदद के लिए, और ये बंदा किसी भी इंसान को बच्चा बना सकता है अपने मैजिक की मदद से। डॉट अब एक बच्चा बन चुका था। डॉट के ऊपर ज़ॉम्बीज एक के बाद एक हमला करते जा रहे थे। डॉट बहुत तेजी से भागता हुआ लैंस के पास जाता है। लैंस देखता है डॉट एक बच्चा बन चुका है। डॉट बहुत तेजी से बोल रहा था, लैंस मुझे बचा लो, लैंस मुझे बचा लो, लेकिन लैंस को सुनाई क्या दे रहा था। लेकिन लैंस अपना दिमाग दौड़ाता है और वो समझ जाता है कि डॉट के ऊपर किसी तरीके का मैजिक इस्तेमाल किया गया है। वो डॉट को लेकर वहाँ से भागने लगता है। तभी उसके सामने काफ़ी सारे ज़ॉम्बीज आ जाते हैं। लैंस को समझ में नहीं आता कि वो डॉट को संभालते हुए कैसे इन ज़ॉम्बीज से लड़ेगा। वो किसी तरीके से उन ज़ॉम्बीज से तो लड़ लेता है, लेकिन तभी डॉट के सामने एक बच्चों का खिलौना आ जाता है। डॉट लैंस से अपने आप को छुड़वाता है और उस खिलौने के साथ खेलने लगता है। लैंस डॉट से बोलता है, डॉट क्या तुम सच में बच्चे बन गए हो? लैंस भागता हुआ डॉट के पास जाता है, लेकिन उतने में ही वो बंदा लैंस को भी बच्चा बना देता है। अब इस टाइम तक दोनों बच्चे बन चुके थे। वो बंदा आकर अपनी बढ़ाई करने लगता है कि मैं लोगों को कमज़ोर कर देता हूँ बच्चा बना के, जिसके बाद मैं उन्हें आराम से हरा देता हूँ। जिसके बाद लैंस अपने ग्रेविटी मैजिक का एक छोटे से पॉइंट पे इस्तेमाल करता है, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा असरदार हो जाता है और वो बंदा ज़मीन में धंस के हार जाता है और लैंस और डॉट वापस से अपने रूप में आ जाते हैं। डॉट मनी मन बोल रहा था, ये बंदा ऐसे ही इस ईयर का टॉप बंदा नहीं था। जिसके बाद हमें फिर से इनोसेंट जीरो का चमचा दिखाया जाता है जो मैस से बोलता है, क्या तुम मुझे भूल गए? मैस बोलता है, मुझे माफ़ कर दो। जिसके बाद हमें इधर लाइट डिवाइन विजनरी दिखाया जाता है जो स्टेडियम की तरफ बढ़ रहा था। वो मनी मन बोल रहा था, आखिर इनोसेंट जीरो और वॉलबर्ग के बीच में क्या कनेक्शन है? मुझे बस इतना याद है कि इनोसेंट जीरो और वॉलबर्ग एक ही बंदे के स्टूडेंट थे जिसका नाम एडम है, और एडम वही है जो सबसे ताकतवर डार्क मैजिक इस्तेमाल करने वाला था। असल में तो उसने ही इस पूरी सोसाइटी को बनाया है। ईस्टर्न मैजिक एकेडमी उसी की देन है। इनोसेंट जीरो और वॉलबर्ग सबसे ताकतवर स्टूडेंट्स है उसके। वो दोनों असल में तो बराबर हैं। जिसके बाद इधर हमें इनोसेंट जीरो दिखाया जाता है जो वॉलबर्ग से बोलता है, तुमसे मिलके काफ़ी खुशी हुई वॉलबर्ग। जिसके बाद वो
अपना चेहरा दिखाता है और उसके चेहरे पे कुछ भी नहीं था। मोस्ट क्रीपीएस्ट सीन इन द मैसल सीरीज। यहीं पे अपना एपिसोड एंड हो जाता है। तो दोस्तों अगले एपिसोड को मैं शुरू कर दूंगा। बस इस वीडियो पे जल्दी से 1K लाइक्स करा दो और 200 कमेंट्स करा दो, मैं अगला वीडियो लेते आऊँगा। तो बस इतना ही बोलना चाहूँगा, ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा क्योंकि समय नहीं रहता यार।